बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँच रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर जो केस था साइफर का, उसमें उनकी जमानत जो है वो क्यों खारिज की गई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक और आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, लेकिन उस आईनी दरख्वास्त पर भी एतराज़ात लगाकर वो दरख्वास्त वापस कर दी गई है। नाजरीन, पहले बात करते हैं साइफर के हवाले से। नाजरीन, आपको याद होगा कि पिछले महीने अगस्त में जब ये निगरान हुकूमत आई तो इमरान खान साहब पर इस्लामाबाद में FIA थाना में एक FIR दर्ज की गई साइफर के हवाले से। उस FIR में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उनका नाम भी था। तो उसमें इमरान खान साहब पर जो FIR के मदरजात के मुताबिक जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक गैर कानूनी तौर पर एक तो जो साइफर था उसको अपने पास रखा और उस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को ख़तरे में डाला, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसको ख़तरात लाहक हुए इमरान खान साहब के सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल करने के बाद। और फिर उसमें बनी गाला में एक इजलास का हवाला दिया गया कि उस इजलास में साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की गई और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन कौन से दोस्त ममालिक से खतरे में डाला पाकिस्तान के ताल्लुकात को और कौमी सलामती जो है उसको कितना नुकसान पहुंचा, कैसे नुकसान पहुंचा और किसने नुकसान पहुंचाया, किस सतह का नुकसान पहुंचा, ये सब कुछ कहा तो गया लेकिन बताया नहीं गया कि कौमी सलामती को इससे नुकसान क्या हुआ। तो उस FIR में इमरान खान साहब को बाकायदा जो है वो उनको मजिस्ट्रेट के या जो जज थे जिनके पास उनको रिमांड के लिए पेश करना था, वहां पेश किए बगैर उनको गैर कानूनी तौर पर उनका जुडिशल रिमांड किया गया और फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने से उनकी दरख्वास्त जमानत जो थी इस केस में पेंडिंग थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी लहतो लाल से काम दिया जाता रहा। इसमें जज साहब जो हैं वो भी छुट्टी पर चले गए और फिर आज उसकी समाअत हुई। और जब समाअत हुई तो बाबर अमान साहब भी पेश हुए, नईम हैदर पंजोता साहब, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी उसमें जो FIR में लगाए गए इल्जामात थे और खान साहब के वकला की जानिब से जो कुछ कहा गया उसका मैं मुख्तसर सा जो खुलासा है वो आपके सामने रख देता हूँ। जो इल्जामात थे FIR में वो मैंने आपको मुख्तसरन बता दिए हैं। तो इमरान खान साहब के जो वकील थे इसमें बाबर अमान साहब भी पेश हुए, सलमान सफदर भी पेश हुए, नईम हैदर पंजोता साहब भी थे कि साइफर इमरान खान के पास है और ना ही किसी पब्लिक पॉइंट पर इसके मतन को कभी शेयर किया। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि साइफर वजारत खारजा में मौजूद है। साइफर काबीना ने डी क्लासिफाइड करने की मंजूरी दी और इस तरह तो फिर पूरी काबीना को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। फर्द वाहिद का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतलका मुल्क के सफीर को एहतजाजी मरासला देने की मंजूरी दी और इमरान खान ने कागज जलसे में लहराया और कहा कि यह खुद मुख्तार मुल्क में मुदाखलत है, दफात काबिल जमानत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस केस में लगता ही नहीं क्योंकि कुछ दुश्मन मुल्क से शेयर किया और ना ही कोई दुश्मन मुल्क से मफाद लिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस अदालत से या वजीर आजम ऑफिस से गुम भी हो जाए तो उसका स्टाफ जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, उससे पूछा जाएगा क्योंकि उसने ख्याल करना होता है और वही रेस्पॉन्सिबल होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग केस में साइफर को अपने फैसले में मुकम्मल डिस्कस किया लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि एक्शन लिया जाए और FIR पे इंदराज किया जाए। अब ये यानी एक तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये है कि जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा। अब अगर पहली तो बात यह है कि साइफर अगर तो है सच सच है तो फिर उस वक्त की पूरी कैबिनेट कौमी सलामती कमेटी वो सारी जो है उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और अगर झूठ है तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसकी रीजन यही है कि वो कौमी सलामती कमेटी ने मुतफिका तौर पर डी मार्च का फैसला किया और एहतजाजी मरासला दिया गया अमेरिकन एम्बेसडर को। तो अकेले इमरान खान साहब फिर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहां तक कौमी सलामती को खतरे में डालने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की कौन सी कौमी सलामती थी जिसको इस साइफर को डिस्कस करने से या इस साइफर को पब्लिक करने से या साइफर का मामला कोर्ट्स में लेके जाने से जिसको नुकसान पहुंचा। और यकीनन इसका जवाब यही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर अमान साहब जो है वो भी आज इस केस में पेश हुए और उन्होंने फिर जज साहब से कहा कि सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
تو جج صاحب نے پھر مسکراتے ہوئے نے کہا کہ جی کیا آپ مجھے سائفر دکھانا چاہتے ہیں؟ تو بابر اعوان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے فکرے باز آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو سائفر نہیں بلکہ ابو السائفر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کی اس بات پر عدالت میں کہکا بھی لگا، تو بابر اعوان صاحب نے موبائل پر قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں ان کی ویڈیو چلا دی، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سائفر نہیں، وہ کاغذ تھا۔ اب یہ ایک پاکستان کے سابق آرمی چیف کی ایک ویڈیو انہوں نے چلائی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سائفر نہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ تو اس پہ پھر بڑے دلچسپ جو ہیں وہ عدالت میں گفتگو بھی ہوئی، اور محسوس یہ ہو رہا تھا جو جج صاحب کی آبزرویشن آ رہی تھی کہ یہ درخواست ضمانت جو ہے منظور کر لی جائے گی، لیکن میں چونکہ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس کیس میں، مجھے تو توقع نہیں تھی کہ اس میں ضمانت لی جائے گی۔ میرٹ پر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی بالکل ضمانت بنتی تھی، آج ان کے ساتھ ایک اور عدالتی ناانصافی کی گئی ہے، انصاف کا ایک اور خون کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور مجھے اپنی رائے دینے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا ہیزیٹیشن بھی فیل نہیں کرتا۔ تو پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور کہا کہ جی میں 10 منٹ تک فیصلہ سنا دوں گا، یہ جج صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور کورٹ روم سے بھی وکلاء کو اور دیگر لوگوں کو باہر جانے کا کہہ دیا گیا کہ جی میں فیصلہ لکھوا رہا ہوں، اور بالآخر جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی خارج کر دی گئی۔ اور پھر جب درخواست ضمانت خارج کی گئی اور جو فیصلہ آیا اس کا، تو اس فیصلے میں بھی جو انہوں نے یہ 7 صفحات پر مشتمل جو ہے فیصلہ ہے کہ جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں، ان کا کیس سے لنک ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ملزمان آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 اور ناقابل ضمانت دفعات کے جرم کے مرتکب ٹھہرے، ضمانتیں خارج کرنے کے لیے مفاد کافی ہے۔ ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا ٹاپ سیکریٹ کیس ہے، آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ افراد پر دوران سماعت پابندی ہوگی۔ عدالتی ہدایت کے باوجود پیٹیشنر کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، میرٹ اور سرٹیفکیٹ دینے کے عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ اور اب یہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنے آرڈر میں کہ جی ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل لکھے کہ کہا جی پروسیکیوشن کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا ثابت ہے، اور انہوں نے غیر متعلقہ افراد کے سامنے سائفر معلومات کو گھما پھرا کر شیئر کیا، جس سے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور پاکستان کی سیکیورٹی اس سے متاثر ہوئی۔ اور ریکارڈ پر کافی مواد دستیاب ہے جو کیس کو ملزمان سے جوڑتا ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 میں قصوروار ہونے کی مناسب وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات موجود ہیں کہ ملزمان نے ناقابل ضمانت جرم کا ارتکاب کیا، اور یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے جج صاحب کی جانب سے جاری ہو گیا۔ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر دی جائے گی۔ لیکن عدالت بھی اور ایف آئی اے بھی اب تک کا جو ریکارڈ اویلیبل ہے، جو کچھ فائل پر موجود ہے، اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام نظر آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے چونکہ ان کے ساتھ ایک جانبداری کا رویہ برتا جا رہا ہے اسلام آباد کی عدالتوں کی جانب سے، اور وہ اس کا بارہا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ جہاں تک ان جج صاحب کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی، اس کورٹ کو جو اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی، لیکن بجائے اس پر فیصلہ کرنے کے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو چلانے کی جلدی ہے، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی پہلی عدالتی ناانصافی نہیں ہے۔ اب ایک اور ناانصافی کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ اب جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ 16 تاریخ ان کی آخری تاریخ ہے، 16 ستمبر بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ 17 سپتمبر کو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان، پی ایم ایل این اور کچھ دیگر لوگوں کی جانب سے الیکشن کو جو ہے اس کو ڈیلے کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہہ دیا، تو اب انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی 90 دن میں انتخابات کروانے کی جو ہے وہ ہدایت کی جائے متعلقہ اداروں کو۔ تو یہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ تو رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے اعتراض عائد کیا کہ جی درخواست گزار نے سپریم کورٹ آنے سے قبل کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि जी सदर मुमलिकत को आयन के आर्टिकल 248 के मुताबिक दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त में नहीं बताया गया कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, और ये भी एतराज़ किया गया कि जी दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे किए नहीं किए गए। तो अब जहाँ तक इस दरखास्त का ताल्लुक है, तो इसमें यह भी कहा गया था कि जी मुश्तरका मफादात कौंसिल का वो फैसला जिसमें नई हल्का बंदियों और ये मरदमशुमारी के नताइज के बाद जो है वो नए सिरे से इंतखाबात का अमल करने का सारा सिलसिला जो कहा गया था, जिसमें उसको भी नल एंड वाइड करने की इस्तदा की गई थी। अब पहली तो बात यह है कि जिस आर्टिकल 248 का हवाला दिया गया कि सदर का जो है वो उसको फ्रीक नहीं बनाया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो सदर पाकिस्तान है या गवर्नर है उनको इस्तिस्ना हासिल है इस किस्म की कुछ सिविल लिटिगेशन से। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 248 क्या कहता है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बुनियादी तौर पे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स वगैरह। तो जो इसका रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं आपके सामने उसका उर्दू मफहूम रख देता हूँ कि सदर या किसी गवर्नर के खिलाफ खा उसके ओहदा संभालने से पहले या बाद में उसकी जाती हैसियत में किसी फेल के करने या ना करने से मुतल्लिक उसके ओहदे की मियाद के दौरान कोई दीवानी मुकदमा जिसमें उसके खिलाफ दाद रसी दरकार हो कायम नहीं हो सकता, ता वक्ते के मुकदमा कायम होने से कम अज कम 60 दिन पेशतर उसको तहरीरी नोटिस ना दिया गया हो या कानून के जरिए मुकर्रर तरीके के मुताबिक ना भेजा गया हो, जिसमें मुकदमा की नौयत, कार्रवाई की वजह, उस फरीक का नाम, कैफियत, जाए रिहायश जिसकी जानिब से मुकदमा कायम होना हो और दाद रसी जिसका दावा वो फरीक करता हो दर्ज हो। अब बुनियादी तौर पर अगर इसको सामने रखा जाए तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जो ये एतराज है ये बड़ा मैं समझता हूँ कि वजनी नहीं है और बड़ा बेतुका सा एतराज है। सदर मुमलिकत के खिलाफ किसी किस्म की कोई दीवानी कार्रवाई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना तो इस पिटीशन में मुतालबा किया गया है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पिटीशन में पूरी पिटीशन में कहीं ये कहा गया है। अब बुनियादी तौर पर चूंकि 90 दिन के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर कौमी असम्बली की तहलील की समरी भिजवाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर उस तहलील की जो समरी है उस पर दस्तखत करते हैं, तो पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट ऑफिस की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो अब अगर किसी वजह से, किसी इदारे की वजह से ये महसूस हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन में मुमकिन नहीं है, तो डेफिनेटली फिर जो आईनी तौर पर इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ दाद रसी के लिए जाया जा सकता है। ये पाकिस्तान का ये भी आईनी कहता है। अगर एक शख्स आईनी तौर पर जो, इसकी एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट के कोई जज हैं, अब उनकी ये आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने पास जेर इल्तवा या जेर तजवीज़ जो भी मुकदमात हैं उनका फैसला करने के पाबंद हैं। अब अगर कोई जज साहब ये कह दे कि जी मैं इन केसों का फैसला नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है कि जनाब जज साहब चूंकि आईनी और कानूनी तौर पर अपने सामने पेश करदा जो मुकदमात हैं उन पर फैसला करने के पाबंद है, लेकिन अगर वो अपनी ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार करते हैं या इनराफ करते हैं, तो फिर उनको ये हिदायत की जाए कि वो अपनी ये कानूनी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसी तरह जो वजीर आजम सदर पाकिस्तान का दफ्तर है उसको ये इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ यकीनन हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ वही आइन पाकिस्तान के सदर को पाबंद बना रहा है कि अगर वजीर आजम की एडवाइस पर, वजीर आजम की तजवीज़ पर आप असम्बली तहलील करेंगे तो फिर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख भी देनी है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो तारीख नहीं देते तो डेफिनेटली जो जो भी पाकिस्तान में शख्स रहता है जिसका वोट का हक इससे मुतासर होता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकता है। तो आज ये सब कुछ जो है मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर आज 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जो मुआंदाना या गैर एक जिसको जानिबदाराना रवैया है वो सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अदालतों की जानिब से कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि जब तक नजरिए ज़रूरत की गलीज और ताफुन शुदा लाश को जस्टिस मुनीर जैसे किरदारों के साथ दफन नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान में आईनी सियासी बहरान जो है वो सर उठाते रहेंगे।
ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔